हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियस, इसकी संरचना, इसके थोड़े बहुत फंक्शंस, न्यूक्लियोलस, इसके भाग की कौन कौन सी रचनाएं इसमें पाई जाती है उनकी हमने स्टडी करी थी। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट यानी कि क्रोमेटिन जालक, न्यूक्लियोलस इत्यादि इसके भाग हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था कि आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर और आउटर मेम्ब्रेन, इन सब के बारे में बता चुकी थी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बता दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ओरिजिन बता दिया था, थोड़े बहुत इसके फंक्शंस हमने डिटेल्ड कर लिए थे। अब लास्ट के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो लास्ट का वीडियो है इसमें हम इसके जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस के जो टोटल फंक्शंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज, कि कौन कौन से फंक्शंस को ये गवर्न करता है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बताई चुकी हूँ, न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो पाए जाते हैं, और जनरली ये सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं, कोशिका की केंद्र में पाए जाते हैं जनरली, और लगभग ये स्फेरिकल या गोलाकार है शेप में, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है बॉडी का। तो अब आज के इस वीडियो में इसके हम फंक्शंस देखेंगे, न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले कोशिका की जो न्यूक्लियस है वो कोशिका की यानी कि जो सजीव कोशिका है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसकी समस्त उपापचयी क्रियाओं को ये नियंत्रण करता है, और जनन के दौरान पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ियों में लक्षणों का संचरण करता है, और केंद्रक जो है विभिन्न प्रकार के आरएनएस का संश्लेषण करता है। कोशिका विभाजन के दौरान विभक्त भी होता है, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान ये दो पार्ट में विभाजित होकर के नई कोशिका डॉटर सेल में फॉरवर्ड होता है। कोशिकाओं, ऊतकों तथा जीवों के लक्षण जो कैरेक्टर्स केंद्रक द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग या आरएनएस के माध्यम से कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके साथ ही ये सभी आनुवंशिक सूचनाओं का केंद्र है, जिसमें कोशिका तथा इसमें सारी सूचनाएं व्यवस्थित रहती है। और एक साइंटिस्ट थे जे हैमरलिंग, उन्होंने एसिटाबुलेरिया नामक एक कोशिक बड़ी शैवाल पर प्रयोग करते हुए केंद्रक के नियंत्रणकारी व आनुवंशिकीय महत्व को स्थापित किया। उसने एसिटाबुलेरिया की दो जातियों पर कुछ प्रयोग किए, जिसमें एसिटाबुलेरिया ग्रैन्युलोटा और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। इन दोनों की आकृति एवं उनकी टोपी या आच्छद में भिन्नता पाई जाती है, ये उन्होंने बताया। एसिटाबुलेरिया कैनुलेटा की टोपी की आकृति अंगुलीकार यानी डिजिटेट तथा एसिटा मेडिटेरेनिया की टोपी जो है छत्रक के समान होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है। दोनों ही जातियों में केंद्रक यानी कि केंद्रक व जो स्टॉक के निचले भाग अर्थात मूलाभास में पाया जाता है, केंद्रक जो है उनके स्टॉक और मूलाभास में पाया जाता है। एसिटाबुलेरिया में पुनरुद्भवन की या रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनकी टोपी को काट दिया जाए तो ये पुनः परिवर्धित हो जाती है। यदि इनकी टोपियों को हटाकर एक जाति के व्रंत को दूसरे जाति के केंद्रकधारी मूलाभास पर रोपित कर दिया जाए तो परिवर्धित होने वाली टोपी की आकृति व्रंत के अनुसार निर्धारित न होकर केंद्रक के अनुसार निर्धारित होती है। एसिटाबुलेरिया कैनुलेटा का केंद्रक होने पर टोपी अंगुलीकार या ग्रैन्युलेट प्रकार की होती है, और एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का केंद्रक होने पर टोपी छत्र के समान या मेडिटेरेनियन प्रकार की होती है। दोनों प्रकार के केंद्रकों की उपस्थिति में टोपी मध्यवर्ती प्रकार की बनती है, और इस प्रयोग से ये प्रमाण मिलता है कि केंद्रक जीव के लक्षणों का नियंत्रण केंद्र है। यानी कि ये प्रयोग जो है जे हैमरलिंग ने 1937 में किया था एसिटाबुलेरिया पे।
जो कि वो है एक एल्गी है। तो केंद्रक मेन क्या है, कोशिका की वृद्धि व जनन को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। और जो साइटोप्लाज्म है इसका, वो डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले पदार्थ होते हैं जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्यवर्ती की तरह कार्य करते हैं। और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक व कोशिकीय क्रियाविधि का नियंत्रण करता है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में वो कोशिकीय विभाजन के दौरान अदृश्य हो जाती है। राइबोसोम व कुछ प्रोटीनों का संश्लेषण करती है। इसके अलावा जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है समस्त प्रोकैरियोटिक सजीवों, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा में आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए केंद्रक कला द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तव में केंद्रक कला व केंद्रक का अभाव होता है, अतः इनमें सुगठित केंद्रक नहीं होता है। ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड या क्रोमेटिन बॉडी या जीनोफोर कहते हैं। और ये जो बाउमगार्टल साइंटिस्ट थे, ऐसे केंद्रक को जो खुला केंद्रक यानी कि ओपन न्यूक्लियस और वेस्ट ने इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस नाम दिया। इंसिपिएंट या प्रारंभिक केंद्रक का सॉरी इसके उन्होंने लक्षण ये बताए कि जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है या प्रारंभिक केंद्रक है उसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहती है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है, यानी कि लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। लैक ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रिक व केंद्रक द्रव्य का भी अभाव रहता है। डीएनए जो है यानी कि लैक ऑफ क्रोमोसोम थ्रेड्स, गुणसूत्र धागों का अभाव होता है। डीएनए गुणसूत्र के रूप में आनुवंशिक सामग्री की उपस्थिति रहती है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए थ्रेड्स। प्रारंभिक केंद्रक वाले सजीवों को अकैरियोबायोन्टा तथा सुविकसित केंद्रक युक्त सजीवों को कैरियोबायोन्टा भी कहा जाता है। और केंद्रक वाले सजीवों फ्यूजन पॉजिटिव बॉडी हम देख सकते हैं। और ये जो बॉडीज़ है ये जो स्ट्रैंड्स है उसका मतलब क्रोमेटिन का जाल बनाती है क्रोमोसोम्स के, या फिर कहो कि एक वलय के रूप में एक एकल गुणसूत्र है। यहाँ डीएनए अणु को ही गुणसूत्र हम कहते हैं। गुणसूत्र जो है साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में रहता है और इसका जो त्रिज्या सममितीय विन्यास है वो 1100 माइक्रोन से 1400 माइक्रोन है, जो एक लंबी डीएनए श्रृंखला है। इस गुणसूत्र में 80% डीएनए व 20% प्रोटीन व आरएनए होता है, जो 1 माइक्रोन लंबे केंद्रकाभ में स्थित रहता है। और ये जो इसके फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के, इसमें न्यूक्लियर जीन्स आर टू प्रोड्यूस राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म राइबोसोम्स। वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोमल प्रोटीन्स को वो सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस प्लेज वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। इफ न्यूक्लियस गेट इंजर्ड सेल डिवीजन स्टॉप्स। इसका मतलब हम सीधी तरीके से देख सकते हैं कि गवर्न करता है कि नहीं करता है, कि जैसे ही न्यूक्लियस डैमेज हुई तो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। Chromatin plays an important role in the inheritance of characters from one generation to another. क्रोमेटिन ही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को गवर्न करता है। न्यूक्लियर सैप यानी केंद्रक द्रव्य जो है वो एंजाइम एक्टिविटी के स्थल है और ये स्पिंडल सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फॉर्मेट होते हैं उसके निर्माण में सहयोग करता है। Nuclear pores regulate exchange of materials between nucleus and cytoplasm. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसकी वो शेप एंड स्टेबिलिटी को हेल्प करती है और हेल्प्स द न्यूक्लियस फ्रॉम कोलैप्सिंग, किसी भी डैमेज से बचाती है। कंपार्टमेंटलाइजिंग है इसका काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को सेलुलर मटेरियल से सेपरेट करती है। और रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, रेगुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस और कम्युनिकेशन, यानी कि डेवलप्स अ केमिकल कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल। तो ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फंक्शन है। न्यूक्लियर पोर
जो है इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और पैसिव डिफ्यूजन होता है लो मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड्स का। एफिशिएंट पैसेज थ्रू द कॉम्प्लेक्स रिक्वायर सेवरल प्रोटीन फैक्टर्स, तो एफिशिएंट पैसेज भी बनाता है कॉम्प्लेक्स के लिए जिसमें कि बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स चाहिए रहते हैं। और न्यूक्लियस का हम देख ही चुके थे कि ये ट्रांसक्रिप्शन के स्थल हैं अनुलेखन के, और असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और ये तो न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं कि राइबोसोम्स ट्रांसलेशन एमआरएनए इनटू न्यू प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्म की से जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं ये। और क्रोमोसोम्स में है, जो सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन जालक पाया जाता है, उसका तो हम जानते ही हैं कि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, कंट्रोल इनहेरिटेंस एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये काम है जो कि न्यूक्लियस के द्वारा संपन्न होते हैं। उसके अलावा ई कोलाई में एक जो प्रारंभिक केंद्रक है, इसकी एक बड़ी द्विकुंडली वलयाकार रचना है। इसकी लंबाई 1000 से 1500 माइक्रोमीटर व्यास की तथा अणुभार जो है 2.7 इंटू 10⁹ होता है। इस वलय में 12 से 80 अत्यधिक वलयाकार लूप्स होते हैं जो आरएनए की उपस्थिति द्वारा अपनी निश्चित आकृति बनाए रखते हैं। ये जो वलयाकार डीएनए है कभी कभी कोशिका कला या इसके मध्यकाय मेसोसोम से एक बिंदु पर संयुक्त रहता है, और इसी ने जो है ई कोलाई गुणसूत्र का एक प्रतिकृति दुशाक या रेप्लिकेशन फॉर्क भी प्रस्तुत किया था। द्विगुणन के समय द्विकुंडली वलय एक बिंदु पर टूट जाती है तथा इसके कुंडलन खुल जाते हैं। इससे वलयित डीएनए के दो अणु निर्मित हो जाते हैं। प्रत्येक वलय में एक सूत्र पुराना तथा एक नया होता है। वलय बनने हेतु ये सूत्र पुनः द्विकुंडलित होकर टूटे बिंदु पर जुड़ जाते हैं। तो ये तो जो इन और जो वर्तुल इस गुणसूत्र है उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इंसिपिडेंट जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। डीएनए गुणसूत्र में 4 सामान्य क्षार हैं जैसे कि ए, जी, टी, सी के अलावा कुछ अपसामान्य क्षार के भी जैसे 6 मिथाइल अमीनोप्यूरिन तथा एस मिथाइल साइटोसिन भी पाए जाते हैं। ये जो प्रारंभिक न्यूक्लियस है ना इसमें। और संवर्धन की कुछ कृत्रिम अवस्थाओं में ई कोलाई की एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड भी मिलते हैं और प्रत्येक में डीएनए की एक से ही प्रतिलिपि उपस्थित होती है। तो बच्चों ये तो था अपने फंक्शंस न्यूक्लियस के रिलेटेड जो भी थे। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसमें एक प्लाज्मिड नाम की संरचना भी पाई जाती है न्यूक्लियस के अलावा। प्लाज्मिड, एपिसोम या एफ फैक्टर भी हम इसको कहते हैं। लैडरबर्ग ने देखा था, लैडरबर्ग ने 1952 में जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अलावा भी अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवंशिक रचना का अवलोकन किया तथा इसे प्लाज्मिड कहा। प्लाज्मिड सभी जीवाणुओं में नहीं मिलते हैं और ये जहाँ भी उपस्थित होते हैं इनकी संख्या एक लेकिन कभी कभी एक से अधिक हो सकती है। प्लाज्मिड भी वलयाकार डीएनए का बना होता है तथा स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करता है। प्लाज्मिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा स्वतंत्र रूप से पुनरावर्तन या रेप्लिकेशन करते हैं, इन्हें प्लाज्मिड ही कहते हैं। और दूसरे जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाए रखते हैं जबकि मुख्य गुणसूत्र से, जो जीवाणु का मुख्य गुणसूत्र है उससे संलयित होकर इसी की वलय का भाग बन जाता है, ऐसे प्लाज्मिड को एपिसोम कहते हैं और इसे हम HFR विभेद कहते हैं, स्ट्रेन्स कहते हैं। और जो फ्री होते हैं, अपना जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो प्लाज्मिड 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो F कारक फर्टिलिटी फैक्टर, दूसरा R कारक या रेजिस्टेंस फैक्टर, तो और तीसरा है कोलिसिनर्जिक फैक्टर या कोलाई कारक। जो F फैक्टर है फर्टिलिटी फैक्टर, ये प्लाज्मिड जीवाणु संयुग्मन या बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं। F कारक सभी जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। जिन जीवाणुओं में F कारक होते हैं उन्हें F+ स्ट्रेन या विभेद तथा जिनमें नहीं होते हैं उन्हें F- विभेद कहते हैं।
जो और सेकंड है रेजिस्टेंस फैक्टर आर कारक, ये प्लाज्मिक जीवाणुओं के कुछ प्रतिजैविक पदार्थों के प्रति प्रतिरोध स्वरूप उत्पन्न होता है। फिर है कोलिसिनर्जिक फैक्टर या कोलाई कारक। कोलाई कारक की उपस्थिति से जीवाणुओं में कोलिसिन स्राव की क्षमता आ जाती है, जो एक प्रतिजैविक के रूप में कार्य करता है। तो ये 3 फैक्टर इसमें पाए जाते हैं जीवाणुओं के एक न्यूक्लियस के अलावा भी। नील हरित शैवालों के साइटोप्लाज्म के केंद्रीय रंगहीन भाग को सेंट्रोप्लाज्म या तारक द्रव्य कहते हैं, जो अब न्यूक्लियर संरचना जिसको हम कहते हैं, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप एवं न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो ये एक प्रारंभिक केंद्रकी है। सेंट्रोप्लाज्म को केंद्रकीय अभिरंजकों से अभिरंजित किया जा सकता है और इसमें क्रोमेटिन कणिकाएं भी होती हैं, जो प्रारूपिक प्रोकैरियोट प्रकार के हिस्टोन रहित डीएनए से निर्मित होती है। तो बच्चों ये थी न्यूक्लियस से संबंधित जानकारी। ओके, थैंक यू बच्चों।